आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और सेट थ्योरी के ही वर्क को आगे ले जाते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सेट थ्योरी में ही हम लोग पढ़ लिए थे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, बिलोंग्स टू का मीनिंग को समझे थे। आज हम लोग सेट थ्योरी के वर्क को प्रारंभ करते हुए हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। और टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ने वाले हैं? तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट, आपके पास इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, नल सेट और आपके पास सिंगलटन सेट तथा पेयर सेट। इन सभी सेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक और आपके पास आता है सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हम लोग इन सभी पॉइंट पर बारीकी से ध्यान देते हुए चलेंगे और ये समझते चलेंगे कि ये जो सारा लिखा गया है टाइप्स ऑफ सेट वो आखिर क्या है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहला सेट है फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या है हमारे पास? सबसे पहला है परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय जिसको बोला जाता है, यहाँ पर लिख देगा जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को क्या कहते हैं? उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो आपके पास मान लेते हैं कि माना आप यदि पूछ रहे हैं आपसे कि ये इसमें अवयवों की संख्या कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेट के अंदर लिखा हुआ है वो सारा क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है विद्यार्थी? यहाँ पर आपके पास है 2, 4, 6, 8। हम बोलेंगे इसमें कितना अवयव है, कितना सदस्य है, तो कहोगे सर 1, 2, 3, 4, टोटल कितना है? 4। यहाँ पर ये बताओ कि अवयवों को गिन पाया कि नहीं गिन पाया? तो गिन पा लिए हैं। और गिन लिए हैं तो यहाँ पर जिस सेट के अवयवों को गिन सकते हैं उस सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ सेट ए में अवयवों की संख्या 4 है, अतः यह एक क्या है? फाइनाइट सेट है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं विद्यार्थी। दूसरा नंबर आपके पास क्या है? तो मान लीजिए कि माना z बराबर क्या दिया गया है, तो ठीक है, तो सभी पूर्णांकों का समुच्चय कह दिया है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? z बराबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। बताओ, अब तुमसे यदि पूछा जाए कि इसमें अवयवों को गिन करके बताओ, तो क्या तुम गिन के बता सकता है कितना अवयव है इसमें? कहोगे यहाँ पर सर इधर कितना है पता नहीं, इसके इधर कितना है पता नहीं। यानी इसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। और यहाँ पर यदि गिना नहीं जा सकता है तो सेट को फाइनाइट सेट नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ सेट z के अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए क्या होगा? z एक परिमित समुच्चय नहीं। ठीक है, z क्या है? परिमित समुच्चय नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि परिमित समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, यानी फाइनाइट सेट जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। और यहाँ पर अगला आपके पास आता है अपरिमित समुच्चय जिसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। और हम लोग किसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट? तो कहता है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है उस समुच्चय को कहते हैं परिमित समुच्चय। और आपके पास इनफाइनाइट सेट जो है कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो आपके पास यहाँ पर पहला नंबर सेट टाइप्स ऑफ सेट का हो गया। दूसरा आपके पास इनफाइनाइट सेट, दूसरा नंबर है हमारे पास। दूसरा नंबर कहता है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गिना नहीं जा सकता है, उस समुच्चय को कहते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय।
तो उस समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कि यहाँ पर आपके पास है n बराबर क्या, समुच्चय। अब बताओ n बराबर दिया गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ देगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर आपके पास क्या, इसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, इसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है कि इसमें 5 गो होगा कि 7 गो होगा कि 1000 होगा कि 5000 होगा, नहीं गिना जा सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। लिख देंगे यहाँ क्या, यहाँ आपके पास जो सेट n है, सेट n एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर हो गया होगा। जिसमें हम लोग अवयवों को गिन सकते हैं उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, उसको फाइनाइट कहेंगे, और जिसमें अवयवों को गिना नहीं जा सकता है उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिखा जा चुका है क्या, तो सेट हम मान लेते हैं यहाँ पर a बराबर, और a बराबर लिख देते हैं 1 3 5 7 और 9 डॉट 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 डॉट। अब बताओ यहाँ पर कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है, गिन के बता सकता है, नहीं बता सकता है। तो इस प्रकार के सेट को ही बोला जाता है क्या, इनफाइनाइट सेट। मतलब जिसमें हम अवयवों को गिन नहीं सकते हैं उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, और जिसमें अवयवों को गिन सकते हैं उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। चलिए हमारे पास ये दूसरा सेट हो गया। तीसरा है कहता है इक्विवेलेंट सेट, यानी समतुल्य समुच्चय। अब इक्विवेलेंट को समझने से पहले आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। कहता है किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की कुल संख्या को सेट ए का कार्डिनल नंबर कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। और इसे नंबर ऑफ ए या क्या बोला, किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की कुल संख्या को सेट ए का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। और इसे कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है विद्यार्थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी एन ऑफ ए या ओ ऑफ ए से सूचित किया जाता है। और ये बताता है कि इस सेट में अवयवों की संख्या कितना है। जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा गया है ए बराबर, तो आपके पास यहाँ पर ए बराबर लिखा गया है 2 4 6 8 10। अब बताओ यदि हम पूछेंगे इसमें अवयवों की संख्या कितना है, तो लिखेंगे कि सेट ए में अवयवों की है, तो लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बराबर क्या, तो 5 है। ठीक है, यही आपको जो दर्शा रहा है यही कहलाता है किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर। जैसे आपके पास दिया गया बी सेट बराबर यहाँ पर 1 2 3 4, तो हम पूछेंगे इसमें कार्डिनल नंबर कितना है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और इसी को लिखना है शॉर्ट में, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीका से आपको कार्डिनल नंबर को डिफाइन किया जाता है। यानी कार्डिनल नंबर क्या है, किसी भी समुच्चय में जो कैसा सेट होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए। डिफाइनाइट सेट में उसके कुल अवयवों को गिन करके हम लोग बताएं तो वही कहलाता है उसका कार्डिनल नंबर। चलिए, तो कार्डिनल नंबर आप समझ पाए होंगे। यदि आपके पास कोई सेट सी आ जाएगा तो उसके कार्डिनल नंबर को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, डी आ जाएगा तो नंबर ऑफ डी, ऐसा करके हम लोग सूचित कर देंगे। तो ये आपका कहलाता है परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में समतुल्य समुच्चय कहेंगे। तो आपके पास जब भी समतुल्य समुच्चय का बात होगा तो वहाँ पर कम से कम आपके पास 2 सेट जरूर होगा। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, तो पहला सेट ए होगा तो दूसरा बी होगा, यदि सी होगा तो डी होगा, यानी 2 सेट के बीच में ही इक्विवेलेंस का बात होगा। तो हम लोग कब कहेंगे कि 2 सेट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंट सेट्स हम लोग कब कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 2 सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का कार्डिनल नंबर, सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर यदि दोनों आपस में बराबर हो तो उसी सेट को क्या कहते हैं हम लोग,
तब उस दोनों सेट को कहते हैं क्या, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। यानी सेट दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए तथा सेट बी के अवयवों की संख्या समान हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आसान कि संख्या बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है क्या है, तो ए बराबर दिया गया है विद्यार्थी यहाँ पर 1 2 3, और उसके बाद आपके पास है यहाँ पर सेट बी बराबर क्या है, तो ए बी सी, दो सेट दिए गए ए और बी। अब बताओ इसमें हम पूछेंगे तुमसे कि सेट ए में अवयवों की संख्या कितना है, तो कहोगे सर सेट ए में जो अवयवों की संख्या है यहाँ पर वो क्या है, तो सेट ए में अवयवों की संख्या है सर 3। एंड बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, तो यहाँ भी कहोगे सर 3, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल्स टू 3, यानी दोनों में अवयवों की संख्या समान है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है सेट ए और सेट ए में जो अवयवों की संख्या है और सेट बी में जो अवयवों की संख्या है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अतः तुल्य समुच्चय है। और यदि दो समुच्चय ए और बी समतुल्य है तब इसको सूचित किया जाता है किससे, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए और इक्विवेलेंट बी। क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार साइन दे करके लिखा जा सकता है, तो इसी को पढ़ा जाता है ए इक्विवेलेंट बी, यानी ए और बी दोनों क्या है, समतुल्य है। यदि आपको और एग्जांपल का हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास पी सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 2, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्यू सेट है जिसमें एलिमेंट है। अब देखो यहाँ से आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी बराबर कितना है, कितना है, तो सेट पी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू बराबर भी यहाँ पर 4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ सेट P इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q, दोनों क्या है, इक्वल है। अतः यहाँ पर जो सेट P है और सेट Q दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट किसको कहेंगे ये पता चल गया। उसके लिए आपको एक मात्र कंडीशन ध्यान ये रखना है कि दोनों में अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, दोनों में अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यदि दोनों समान हुआ तो उस सेट को हम लोग बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। चलिए कहता है यहाँ पर दो समुच्चय ए तथा बी बराबर समुच्चय कहलाते हैं। यानी दो समुच्चय ए और बी क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, यानी सेट ए में जितना अवयव होगा वो सारा अवयव सेट बी में होगा और सेट बी का भी जितना अवयव होगा वो सारा अवयव किस में होगा, सेट ए में होगा। तब सेट ए और सेट बी को क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट कहा जाएगा। और यदि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हुआ तो इसे ए बराबर बी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल का यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सेट ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पर ए बी सी एंड यहाँ पर बी इक्वल टू सेट है क्या है, सेट बी इक्वल टू, तो सेट बी में आपके पास है यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, यहाँ पर ए बी और सी, और इसमें भी एलिमेंट क्या है, ए बी सी। देखो तो सेट ए का सब अवयव सेट बी में है उपस्थित और सेट बी का भी सारा अवयव किसमें है, सेट ए में उपस्थित है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि सेट ए में जो अवयव है सर वही अवयव सेट बी में भी है। अतः यहाँ पर क्या है, अतः यहाँ सेट ए जो है सेट बी के बराबर है। बराबर होने के लिए क्या है, यानी जो अवयव इसमें होगा हूबहू वही अवयव इसमें होना चाहिए, जो अवयव इसमें हो हूबहू वही अवयव यदि सेट बी में भी मिल जाएगा तो सेट ए और सेट बी दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल की यदि बात करें तो P बराबर आपके पास दिया गया है 1 2 3
और उसके बाद क्यू सेट दिया गया आपके पास, यहाँ पर क्या तो 1 2 और 3। बताओ यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ भी क्या है 1 2 3 है, यानी सेट ए का सब अवयव सेट बी का सब अवयव सेट क्यू में है और सेट क्यू का भी सारा अवयव किस में है सेट पी में है। तो ये दोनों सेट क्या कहला जाएगा इक्वल सेट कहलाएगा, क्योंकि जितना अवयव इसमें है उतना ही अवयव इसमें है। आप एक चीज और देख रहे हैं इसमें क्या, तो इसमें यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ सेट पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू बराबर कितना है, तो कहोगे सर यहाँ भी 3 है। तो देखो दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी इक्वल टू 3 सेट पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू, ये दोनों क्या हो रहा है जब जब ये दोनों सेट इक्वल हो रहा है तब तब ये कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अवयव जो है वही अवयव इसमें है और जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पी और क्यू दोनों क्या है सर इक्वल सेट है, दोनों सेट क्या है इक्वल है। लेकिन आइए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू कितना 3। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ भी जो आपको आपके पास दिख रहा है वो क्या है तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है विद्यार्थी कि इसमें जो सेट ए में जो अवयवों की संख्या है वो कितना है 3, बी में भी अवयवों की संख्या 3, यहाँ अवयवों की संख्या 3, तो यहाँ भी अवयवों की संख्या। यदि कोई सेट और दे दिया जाएगा सी और डी, यदि उसमें 4 होगा सी में तो डी में भी 4 होना चाहिए। तो आपको क्या पता चल रहा है कि यदि इक्वल सेट हो रहा है तो ये कंडीशन हमेशा आएगा, और ये कंडीशन आएगा तो अभी तुरंत इसके पहले ये 3 नंबर जो सेट अभी आपको पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे समतुल्य समुच्चय, तो इसमें यही डिफिनेशन दिया गया था क्या कि दो समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय का होंगे कब जब ए और बी में अवयवों की संख्या समान हो, यानी ये वाला कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि सर प्रत्येक इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंट सेट का जो कंडीशन होता है उसको पालन करता है, यानी समतुल्य समुच्चय के नियमों का पालन करता है। इसलिए प्रत्येक समान समुच्चय जो है प्रत्येक बराबर समुच्चय जो है वो क्या हो जाएगा समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, यानी समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। लेकिन क्या प्रत्येक समतुल्य समुच्चय यहाँ पर बराबर समुच्चय होगा तो नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं क्या नोट पॉइंट क्या रख सकते हैं कि प्रत्येक बराबर समुच्चय नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको पता चल गया, एक रिमार्क का पॉइंट था जो कि हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सके आपको कि प्रत्येक समान समुच्चय जो है वो समतुल्य समुच्चय कहलाता है या नहीं। तो आपको वहां पर जवाब क्या देना है कि प्रत्येक समान समुच्चय जो है एक समतुल्य समुच्चय है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय एक समान समुच्चय नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग समान समुच्चय किसको कहेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला सेट आपके पास दिया गया था हम लोग किसको कहेंगे। देखो इसका नाम से एकल मतलब अकेला जो होगा, यानी कहता है वैसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो उसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। यानी वैसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हैं, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे आप यदि एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर, यहाँ पर देखो इसमें अवयवों की संख्या कितना है 2, ये भी एकल समुच्चय हो जाएगा। आपके पास यदि यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर इस तरह से 5, तो बताओ इसमें एलिमेंट कितना है 1, तो ये भी एकल समुच्चय है। यहाँ पर यदि हम लिख दें यहाँ पर आपके पास 0, तो बताओ इसमें कितना है, ये भी 1 है। तो इसमें अवयवों की संख्या कहता है केवल कितना होना चाहिए, केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। तो उस सेट को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। यदि हम बात करें बी सेट का, तो बी सेट में आप देखिए ध्यान से, आपके पास लिखा गया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स क्या है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है। और क्या कहता है, कहता है 1 से बड़ा होगा एक्स
और 3 से छोटा। तो बताओ 1 से बड़ा और 3 से छोटा कौन होता है? तो 1 से बड़ा 2 और 3 से छोटा भी 2, यानी इसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा? तो बी सेट में जो एलिमेंट आएगा मित्रों वो आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। तो इस तरीका से आपको एकल समुच्चय पता चल गया होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी क्या है? x एक नेचुरल इंटीजर है, पूर्णांक संख्या, और कहता है जो -1 से बड़ा हो और +1 से छोटा। तो बताओ इसमें कौन आ जाएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप इस तरीका से जैसे यहाँ पर और लिख सकता है d बराबर, जब देखिए x सच दैट x -2 बराबर 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? तो कहता है x सच डेट x -2 बराबर 0, यानी इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x -2 बराबर 0 दिया गया है तो x बराबर 2, तो यानी आपके पास डी सेट में जो आने वाला है एलिमेंट वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस प्रकार का जो सेट दिया गया है जिसमें केवल और केवल कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, तो उस सारे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, तो एकल समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा। वैसा सेट जिसमें क्या हो? तो जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नल सेट। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें यदि इसका डेफिनेशन, तो कहता है वैसा सेट, जैसे यदि हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल बहुत आसान है इसका। हम यदि यहाँ पर लिखें एक नेचुरल नंबर है तथा वो क्या है? तो कहता है 1 से बड़ा, यानी यहाँ पर आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। अब बताओ यहाँ पर कहता है x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी x एक प्राकृत संख्या है और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलो भाई 0 से बड़ा था 1 2 3 सब तो बड़े हैं उसका, लेकिन कहता है 1 से छोटा। तब अब तुम ये बताओ विद्यार्थी कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, एक का वो आता है क्या? कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये वाला जो है वो खाली रह जाएगा। और यदि ये खाली रहता है इसी को बोला जाता है क्या? रिक्त समुच्चय। तो आप ध्यान रखेंगे इसको जो सूचित किया जाता है तो लिखेंगे कि इसे एक तो ये तरीका है सूचित करने का, या फिर इसी को लिखा जाता है फाई। सिर्फ फाई लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी मंझली ब्रैकेट के अंदर नहीं, सिर्फ फाई, अकेला फाई रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहला जाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, यानी ये रिक्त समुच्चय को सूचित करता है। तो लिख सकते हैं इसे फाई या सिर्फ मंझली ब्रैकेट खाली जो रहेगा से सूचित किया जाता है। से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। चलिए अब यहाँ से पता चल गया कि ये जो है आपके पास क्या है? नल सेट है, यानी आपको यहाँ से। और लेकिन यदि यही फाई विद्यार्थी यदि ऐसा है तो इसको बोल देंगे क्या? नल सेट। क्या बोल देंगे? नल सेट। लेकिन यही वाला फाई इसके अंदर आ जाएगा, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। देखिए दोनों बात में अंतर स्पष्ट समझ लीजिए। इसमें जैसे मंझली कोष्ठक के अंदर कुछ आता है तो वो अवयव कहलाता है, लेकिन यदि यहाँ पर सिर्फ फाई रहेगा, ना उसमें मंझली ब्रैकेट लगा हुआ रहे, तब वो दर्शाता है किसको? नल सेट को। लेकिन यदि फाई मंझली ब्रैकेट के अंदर आता है तो वो दर्शाता है अवयव। ये तब यहाँ पर क्या बन जाता है? अवयव। और इसको हम लोग बोल देंगे सिंगलटन सेट। ये ध्यान रखिएगा। और सिंगलटन सेट में इसका उदाहरण भी दिए थे। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं इसी में एग्जाम्पल का। दूसरा नंबर क्या बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। सेट बी बराबर कहता है अमरणशील मरणशील व्यक्तियों का समुच्चय। अब बताओ तुम कि यहाँ पर बोल रहा है अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय, तो इस सेट में कौन कौन आने वाला है व्यक्ति? जवाब दो। क्या आपको लग रहा है कि इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म लिया उसमें से एकागो व्यक्ति ऐसा है जो कि मरवे नहीं करेगा? ऐसा आपको लग रहा है कोई भी कि ऐसा है एक व्यक्ति सर जो कि पैदा लिया और मरेगा नहीं, यानी अमरणशील हो जाएगा? यानी हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी दुनिया में आया वो सारा व्यक्ति मरणशील है, अमरणशील नहीं है। तो कहता है सेट बी में कैसा? तो जो व्यक्ति अमरणशील हो उसका समुच्चय बोल रहा है। बताओ एको राम मोहन श्याम एकागो नाम बताओ कि जो कि आया पृथ्वी पर ना मरेगा। तो ये सेट क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। एक में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोनो व्यक्ति नहीं। वो क्या बोलेगा कि हम आए हैं तो जाएंगे।
समझ गया। आए हैं तो जाएंगे, यानी ये वाला जो सेट है विद्यार्थी ये खाली रह जाएगा। ये इसी को हम लोग दर्शा सकते हैं फाइव से। तो बताओ ये मरणशील व्यक्तियों का समूह जो है या संग्रह जो है, ये समूह जो है वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, या रिक्त समूह से, यहाँ पर महिला ब्रैकेट रिक्त रहेगा, इससे डिनोट किया जाता है। तो आपको नल सेट समझ में आ गया होगा, हम लोग किसको कहेंगे नल सेट, और इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से दिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग जिसमें कम से कम, जिसमें केवल दो अवयव क्या हो, दो अवयव उपस्थित हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर, ध्यान दीजिएगा 2,3। यहाँ पर इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ 2,3 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर सेट बी का बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा ए, बी, ये भी क्या है, तो 2 सेट है, 2 अवयव है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाया जाएगा, इसमें केवल और केवल कितना अवयव है, 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, तो ये सारा सेट क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा, युग्म समुच्चय कहलाएगा। यदि हम बात करें सी सेट का, तो सी सेट में देखिए एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर है 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ ये सेट पेयर सेट है कि नहीं, तो इसमें अब क्या करना होगा, तो आपको यहाँ से इसका हल निकाल करके और ये देखना होगा कि इसमें कितना, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कितना आता है, कितना आता है, 2 आता है, यानी इसका जो मूल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर आप x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 बराबर 0। आप यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लीजिए तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 2 बराबर 0। इसलिए आपके पास जो x आएगा, एक बार इतना बराबर 0 तो -2, एक बार इतना बराबर 0 तो -3 आएगा। यानी आपके पास जो सेट डी सी आने वाला है वो क्या होगा, तो सेट सी में आपके पास प्यारे विद्यार्थी आपको दिख जाएगा -3, -2, और यही आपका क्या कहलाएगा, देखो इसमें एलिमेंट कितना है, 2, तो ये आपका पेयर सेट कहलाया। यानी पेयर सेट में आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जिसमें अवयवों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेयर सेट। ठीक है, फिर आपके पास अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके पास सेट ऑफ सेट्स। यहाँ पर क्या है, अगला समुच्चयों का समुच्चय। तो देखिए ध्यान से, आपके पास कितना है, 8वां नंबर जो टाइप्स ऑफ सेट में है वो है सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। क्या है, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट किसको कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सेट ऑफ सेट हम लोग किसको कहते हैं, तो कहता है वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव एक समुच्चय हो, वैसा सेट जिसका प्रत्येक अवयव एक समुच्चय के रूप में हो, उसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ, एक समुच्चय के रूप में हो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ जब हम एग्जाम्पल का बात करें तो सेट ए बराबर 1,2, यहाँ पर आपके पास 2 को, यहाँ पर है आपके पास 2, यहाँ पर आपके पास है 3,2, और आप देखेंगे ध्यान से तो इस सेट में क्या है, तो इस सेट का अवयव है 1,2, यहाँ पर इस सेट का एक अवयव है 1,2, एक अवयव है 2 वाला और एक अवयव है 3,2 वाला। तो इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितना है, तो एक ये वाला, एक ये और एक ये, यानी टोटल अवयवों की संख्या जो है वो है यहाँ पर 3। क्यों है, तो कहता है वैसा सेट जिसके प्रत्येक अवयव एक समुच्चय के रूप में होता है। देखो समुच्चय कैसे होता है, तो समुच्चय आपको पता है कि यदि महिली ब्रैकेट के अंदर घेर करके कोई भी चीज़ लिखा गया है
तो वो सारा क्या कहलाता है, समुच। तो देखो यहाँ पर ये भी एक समुच के रूप में है, ये भी एक समुच के रूप में है, और ये भी क्या है, एक समुच के रूप में है। इसलिए इसका प्रत्येक अवयव क्या है, एक सेट के रूप में है, और यदि एक सेट के रूप में रहता है तो उसी सेट को कहा जाता है सेट ऑफ सेट्स। यानी यहाँ पर जो है ये वाला 1, 2 जो है वो क्या है, तो एक सेट है, लेकिन वो एक सेट होने के साथ साथ सेट ए में क्या करता है, अवयव का काम कर रहा है। तो ये जो सेट है ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ सेट ए के प्रत्येक अवयव एक क्या है, सेट के रूप में है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः ए समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि समुच्चयों का समुच्चय हम लोग किसको कहेंगे। यहाँ पर यदि हम आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 का बात करें तो देखिए यहाँ से A, B, उसके बाद यहाँ पर लिख दें C, उसके बाद यहाँ पर लिख दें आपके पास C, D। और यदि हम आपसे पूछें कि बताओ ये वाला जो सेट है B, ये सेट ऑफ सेट है कि नहीं, तो कहोगे सर यहाँ पर तो एलिमेंट जो है वो समुच्चय के रूप में है, यहाँ भी एलिमेंट समुच्चय के रूप में है, लेकिन सर C जो है ये एक सेट के रूप में नहीं है। और यदि यहाँ पर C सर सेट के रूप में नहीं है तो ये एक समुच्चयों का समुच्चय नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ सेट V का एक अवयव C, एक अवयव C है जो क्या है, समुच्चय के रूप में नहीं है। अतः B सेट ऑफ सेट्स नहीं, क्या है, बी जो है वो सेट ऑफ सेट्स नहीं है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सेट ऑफ सेट्स किसको कहेंगे, कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों प्रत्येक अवयव इसका क्या है, एक समुच्चय के रूप में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट ऑफ सेट्स। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग बात कर लिए हैं क्या, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, पेयर सेट, सेट ऑफ सेट्स। इन सभी पॉइंट पर बारीकी से हम लोग आज ध्यान रख करके पढ़ लिए हैं। ये आपको क्या करना है विद्यार्थी, तो इसको आपको बारीकी से नोट करके आप अपने फेयर कॉपी में इसे अच्छा तरीका से लिख लेंगे, और आप यहाँ पर जा करके चाहे वो केसी सिन्हा बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो, उन सभी में इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से एक बार जरूर स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि हम लोग एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा का आपका 1.1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम लोग उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। विद्यार्थियों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को जब भी देखते हैं तो ऐसा ना करें 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें, जितना का लेक्चर होता है वो पूरा देखें, जिससे आपको क्या होगा, इसका सारा कंसेप्ट आपके पास चला जाएगा। अन्यथा यदि आप छोड़ करके देखेंगे, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका समय जाएगा। इसलिए आप जब भी देखते हैं कोई भी लेक्चर तो वो आप पूरा देखें, और आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।